हेलो फ्रेंड्स, आज मैं चैप्टर 10 एंगल्स का चैप्टर स्टार्ट करूंगी। तो एंगल का डेफिनेशन है, एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। तो इसका मीनिंग अभी हम लोग समझेंगे। तो हमारा रे क्या होता है, रे में एक एंड पॉइंट होता है और वो एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होता है। ये एक रे है। यहाँ दिया गया है कि जो एंगल होता है उसमें दो रेज होते हैं और दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट या सेम पॉइंट होता है। अब ऐसे सोचिए, तो इस रे का देखिए, ये पॉइंट है और इस डायरेक्शन में एंडलेसली एक्सटेंड होता है। दूसरा जो रे होगा उसका भी यही पॉइंट होगा और वो मान लीजिए इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होता है। तो ये दो जो रे हैं उनका एक ही इनिशियल पॉइंट है और दोनों टू डिफरेंट डायरेक्शंस में एंडलेसली एक्सटेंड हो रहे हैं। तो ये दो रे विद द सेम इनिशियल पॉइंट एक एंगल फॉर्म करते हैं। तो हम लोग एंगल को ऐसे एक स्मॉल सर्कल, नॉट एग्जैक्टली सर्कल, ऐसे एक स्मॉल सिंबल से ये दो जो रेज होते हैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ऐसे एक सिंबल से इंडिकेट करते हैं। अभी मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको O देते हैं। इस रे में हम लोग एक पॉइंट लेंगे B, इस रे में मान लीजिए हम लोग एक पॉइंट लेते हैं A। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल AOB। एंगल का ये सिंबल है AOB। जो इनिशियल पॉइंट या जो एंड पॉइंट है उसको जब हम लोग एंगल का नेमिंग करेंगे, ये जो पॉइंट है ये हमेशा मिडिल में होना चाहिए। तो ये हमारा एंगल AOB है, या इसको हम लोग एंगल BOA ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है। अभी ये जो पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। जैसे इस केस में वर्टेक्स हमारा O है और जो आर्म्स ऑफ द एंगल है वो हमारा इस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे OB और इस पॉइंट से फिर स्टार्ट करेंगे OA। तो एक एंगल में हमेशा टू आर्म्स एंड वन वर्टेक्स होता है और जब आप लोग एंगल मेंशन करें तो जो वर्टेक्स होता है O वो हमेशा मिडिल में होना चाहिए। ये एक्चुअली कैपिटल होगा, बिग O, और सब कुछ कैपिटल में होना चाहिए। और जब आर्म्स आप लिखेंगे तो ये जो वर्टेक्स है यहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो ये OB और OA जैसे है। इस केस में वर्टेक्स आपका Q होगा और आर्म्स होंगे QR, QP, ऐसे QR एंड QP। यहाँ पहले QP और QR दिया है, सेम थिंग है। तो Q हमारा वर्टेक्स है, QP एंड QR आर द आर्म्स ऑफ एंगल PQR। जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा मिडिल में मेंशन किया जाता है और एंगल को हम लोग जो दो आर्म्स के बीच का डिस्टेंस है उसको ऐसे हम लोग एक सिंबल देते हैं और हम लोग एंगल को डिग्रीज में मेज़र करते हैं और एक प्रोट्रैक्टर जो होता है उससे मेज़र करते हैं। तो ये हमारा देखिए प्रोट्रैक्टर है ऐसे। अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स हम लोग देखेंगे। तो पहले है ज़ीरो एंगल। इसका कुछ मेजरमेंट नहीं है, इसका मेजर है इक्वल टू 0 डिग्री। अभी एक्यूट एंगल जो है यहाँ पे दिया गया है कि एक्यूट एंगल जो है वो बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री है। तो अब इस केस में ध्यान रखिए, जो एक्यूट एंगल होता है वो मोर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्रीज होता है। इसको आप लोग याद रखिए। जो ऑब्ट्यूस होता है वो यहाँ पे दिया गया है बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इसको आप लोग याद रखिए, मोर देन
90 डिग्री लेस देन 180 डिग्रीज, क्योंकि अगर ये 90 डिग्रीज हो जाएगा तो ये राइट एंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल मोर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। जो राइट एंगल होता है वो इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा इक्वल टू 180 डिग्रीज होता है। और आप लोग नोटिस कीजिएगा, हमेशा जो राइट एंगल है वो हमेशा ऐसे ही दिखता है, मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन होगा। एक्चुअली स्ट्रेट रे होगा, और हमेशा राइट एंगल को इस टाइप ऑफ सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो इसका मीनिंग है कि ये 90 डिग्रीज है। अभी ये कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर हम लोग ये जो डू यू रिमेंबर वाले क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द वर्टेक्स एंड आर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ एक रे है और यहाँ एक रे है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है। तो वर्टेक्स हमारा आर होगा और आर्म्स हमारे होंगे, हम लोग वर्टेक्स से स्टार्ट करेंगे, आर क्यू आर पी, आर क्यू आर पी। ये हमेशा कैपिटल में आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है ये जो एंगल है ये, तो वर्टेक्स देखिए इस पॉइंट से दोनों रेज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट एम है ये वर्टेक्स है, और आर्म्स हमारे हैं इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है एम एन, ये कैपिटल में आप लोगों को लिखना है, और एम एल। ऐसे हम लोग सी क्वेश्चन करेंगे। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो कि कैसे आप लोग एंगल को लेंगे। तो यहाँ देखिए ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये इस साइड में एक रे जाता है और इस पॉइंट से इस साइड में एक रे जाता है। तो इस पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ दिस रेज लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स होगा। तो x हमारा वर्टेक्स होगा, और x से एक रे जाता है और x से इस साइड में और एक रे जाता है, और ये जो रे इस साइड में जाता है इसमें जो पॉइंट z है वो एक आर्म ऑफ द एंगल होगा x जेड, और इस साइड में जो रे जाता है उस रे में जो पॉइंट y है वो एक्स वाई एक आर्म ऑफ द एंगल होगा। इसको और एक बार समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप सोचिए कि कौन से पॉइंट से रे आपका ओरिजिनेट करता है। तो ये जो पॉइंट x है यहाँ से एक रे ओरिजिनेट करता है, ये जो पॉइंट x है इस साइड से इस डायरेक्शन में एक रे ओरिजिनेट करता है। यानी जो पॉइंट x है वहाँ से इस साइड में एक रे ओरिजिनेट करता है, और ये पॉइंट x जो है यहाँ से इस साइड में एक रे ओरिजिनेट करता है। यानी दोनों जो रेज हैं दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट x है। अभी इस रे में एक पॉइंट है z और इस रे में एक पॉइंट है y। तो जो सेम इनिशियल पॉइंट है वो हमारा वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स x है, और हमें जब आर्म्स लिखना है हम लोग वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, उसको पहले लिखते हैं वर्टेक्स को। तो इस साइड में जो आर्म है ये x z है, और इस साइड में जो आर्म है x y है। तो वर्टेक्स जो हमारा होता है दैट इज सेम एज सेम इनिशियल पॉइंट
ऑफ बोथ रेस। तो ये इसका आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम योर एनवायरमेंट। तो एक्यूट एंगल, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाती हूँ। एक्यूट एंगल यानी जिसका मेजरमेंट मोर देन 0 है और लेस देन 90 डिग्रीज है। तो ये देखिए, आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक डिवाइडर होता है। ये डिवाइडर हम लोग यूज़ किए हैं लाइन सेगमेंट्स के चैप्टर में। तो जो डिवाइडर होता है उसके दोनों जो आर्म्स होते हैं उसका एंगल हमेशा एक्यूट होता है। तो आर्म्स ऑफ द डिवाइडर के बीच जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है। और आप लोगों का जो सीजर है, ये शार्प पार्ट्स ऑफ ए सीजर या आर्म्स ऑफ ए सीजर जो है, जो एंगल होता है वो हमेशा एक्यूट होता है। तो एक्यूट एंगल में आर्म्स ऑफ ए डिवाइडर एंड टू शार्प पार्ट्स ऑफ ए सीजर या आर्म्स ऑफ ए सीजर आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे, आर्म्स ऑफ ए डिवाइडर, टू शार्प पार्ट्स ऑफ ए सीजर। 2 एग्जाम्पल देने हैं, तो ये 2 एग्जाम्पल्स है। अभी राइट एंगल, जो कॉर्नर्स ऑफ ए ब्लैक बोर्ड होते हैं आपके स्कूल में, तो ब्लैक बोर्ड हमेशा ऐसे रेक्टेंगुलर होता है और उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उसके एंगल्स हमेशा 90 डिग्रीज होते हैं। तो कॉर्नर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड हम लोग लिखेंगे। फिर जो पेपर होता है उसके कॉर्नर का जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्रीज होता है। तो ये देखिए, एक पेपर है तो इसका एंगल अब देखिए, कॉर्नर्स का जो एंगल है ये 90 डिग्रीज है। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। अभी ऑब्ट्यूज एंगल, हमारा ब्लेड्स ऑफ ए फैन। अब आप लोग घर में देखिए, जो फैन है उसके ब्लेड्स आप देखिएगा, तो मेंटली आप लोग सोचिए, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होने से ये लेमैन टर्म्स में हमेशा ये 90 डिग्रीज होता है। लेकिन आप जब ब्लेड्स ऑफ द फैन देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा ऐसे, और जो दूसरा ब्लेड होगा वो ऐसे होगा। यानी ये अगर स्ट्रेट होता तो ये 90 डिग्री होता, लेकिन जो ब्लेड आपको फैन में दिखेगा वो ऐसे टिल्टेड होगा, यानी मोर देन 90 होगा। तो ऐसे मैं दिखाती हूँ, इसको नहीं, ऐसे ये 90 डिग्री है, लेकिन जो ब्लेड ऑफ द फैन होगा ये 90 से और एक्स्ट्रा डिग्रीज होगा। तो ये हमारा मोर देन 90 होगा। तो ये हमारा ओवरऑल एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो हम लोग इसके आंसर में लिखेंगे ब्लेड्स ऑफ ए फैन, और नेक्स्ट लिखेंगे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 4 o'clock और 5 o'clock। यहाँ पर देखिए, तो ऐसे ये 3 o'clock होने से ये 90 डिग्रीज होता है। जब 4 o'clock होगा 90 डिग्री से एक्स्ट्रा होगा तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। जब 5 o'clock नेक्स्ट होगा वो भी 90 डिग्री से एक्स्ट्रा होगा। ये 90 डिग्री है, ये एक्स्ट्रा है आपका। तो 4 o'clock और 5 o'clock में जो एंगल्स होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। सिंपल लॉजिक है, जब 3 बजता है या 3 o'clock होता है 90 डिग्रीज होता है। जब 4 o'clock होता है 90 डिग्री से मोर होता है एंगल, तो 90 डिग्री प्लस सम वैल्यू, तो ये ऑब्ट्यूज होगा। जब 5 o'clock होता है ये भी 90 डिग्री प्लस सम वैल्यू, तो ये भी ऑब्ट्यूज होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है? जहाँ एवरी साइड का लेंथ सेम है ऐसे, और स्क्वायर में हमेशा 2 कॉर्नर्स का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज होता है। तो इसका एंगल होगा राइट एंगल। बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 6 o'clock।
क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए। तो एक क्लॉक आप लोग मेंटली सोचिए जहाँ पे ये 3, 6, 9 और 12 है। तो 12 और 3 के बीच एंगल हमेशा 90 होता है। 3 और 6 के बीच एंगल 90 डिग्रीज होता है। 6 to 9 के बीच एंगल 90 डिग्री। 9 to 12 के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अभी क्वेश्चन में दिया गया है कि बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज 6 o'clock। तो 6 o'clock मतलब ऐसे, जो स्मॉल हैंड होता है वो 6 में होता है, जो बिग हैंड होता है वो 12 में होता है, ऐसे। तो 12 to 3 हमारा 90 डिग्रीज है, 3 to 6 हमारा 90 डिग्रीज है। तो जब ऐसे अलाइन होते हैं हैंड्स, हमारा टोटल एंगल यहाँ पे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा, यानी कि ये एक स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे अगर है तो ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा टोटल मिला के 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट एंगल है। तो इसका आंसर होगा स्ट्रेट एंगल। बिटवीन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन, जैसे मैं प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई थी, तो जो ब्लेड्स ऑफ ए फैन होते हैं वहाँ ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ये देखिए, अब घर में इसको एनालाइज कीजिए। तो ये जो दो ब्लेड्स ऑफ ए फैन है, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इस केस में भी एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा और इस केस में भी एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो ब्लेड्स ऑफ ए फैन जो होते हैं वहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होता है बिटवीन द 4 फिंगर एंड द मिडिल फिंगर। तो ये देखिए, ये हमारा 4 फिंगर है और ये हमारा मिडिल फिंगर है। तो यहाँ पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो जो एंगल है वो हमेशा एक्यूट एंगल है, जो कि मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्रीज होता है। तो इसका एंगल होगा एक्यूट एंगल। अभी कॉर्नर ऑफ ए ब्लैक बोर्ड, तो जो ब्लैक बोर्ड होता है वो रेक्टेंगुलर होता है और उसका जो कॉर्नर होता है वो हमेशा 90 डिग्रीज होता है। तो इसका आंसर होगा राइट एंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 तक ख़त्म होता है।